हेलो, वेलकम टू आवर चैनल शकुंतलम एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट्स में इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स को पढ़ा था। आज की जो क्लासेज है ये हमारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। उसके बाद हम लोग आएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ये टोटली जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है। पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स लोगों का कहना था कि सर आपने क्लास में बता तो दिया है बट डेफिनेशन वगैरह लिख नहीं पाए थे बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, जो भी डेफिनेशन हो गया, नोट्स हो गया, पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, और जहाँ तक बात रही डेफिनेशंस की या जिसके नोट्स की तो वो तो आप लोगों को व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस की बात करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कंडक्ट किया जाता है वो कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे। आफ्टर देन वी विल मूव टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। फिर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स के बारे में, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। फिर हम लोग मूव करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड सब्सटेंस। इसके अंदर हम लोग 5 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, वो है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिज्म। तो बारी बारी से हम लोग सभी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल्स कर लीजिए या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस कर लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता कैसे है। अगर हम उसको बेसिक लेवल पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेज, आइदर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, आयंस हो। लेकिन जनरली हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वही इलेक्ट्रॉन्स जो है एज ए कैरियर के रूप में काम करेगा और उसके थ्रू, मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो है हमारा कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, और जो थर्ड कैटेगरी है वो होती है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर या फिर आप इसको इंसुलेटर कह सकते हैं, इंसुलेटर्स। ये चीज़ें तो आप लोग 5-6 क्लास में पढ़ते आते होंगे कि कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। बैड कंडक्टर्स अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, और सेमी कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी मोड़ी पास कर सकती है। अ लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू सेमी कंडक्टर्स। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन काफ़ी बेसिक डेफिनेशन है। क्लास 12th में आकर के अगर इस डेफिनेशन को बोला जाए तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेज है ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में फॉल करने वाला है या फिर वो बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में फॉल करने वाला है। तो समझते हैं इसको। किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी मेजर करने का जो यूनिट होता है वो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बेसिस पे हम लोग एक सीरीज देखेंगे कि किस सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी किस रीजन में लाइज करती है। तो पहले हम एक रीजन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। समझ लीजिए कि एक टेप है मेजरमेंट, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को मेजर करने वाले हैं। कंडक्टिविटी मेजरमेंट। यहाँ पे जो आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू दिख रही है ये वैल्यू होती है 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर आपका रीजन 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच का होगा
तब इस वाले रीजन के अंदर जो आएंगे सब्सटेंस उनको हम लोग बोलेंगे बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स। बैड कंडक्टर्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेटर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलेटर्स क्या है तो हम बोलेंगे द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटीज रेंज लाइज बिटवीन 10 to the power -20 ओम इनवर्स बीटा इनवर्स टू 10 to the power -10 ओम इनवर्स बीटा इनवर्स आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस जो 10 to the power -10 से लेकर के 10 to the power 4 इस रीजन में लाइज करें तो उसको कहाता है सेमी कंडक्टर्स। इस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर्स। जब बुक में आप देखोगे तो ये वैल्यू आपकी होगी ऑलमोस्ट 10 to the power -6 से 10 to the power -6 से, लेकिन इस रीजन में जाते हैं उसको कुछ बैड कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर दोनों का मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल लिया जाए तो वो वैल्यू होती है 10 to the power -6 टू 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये यूनिट होता है कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने का। और 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10 to the power 7 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रीजन को हम लोग बोलेंगे कि ये रीजन जो है सो कंडक्टर्स का रीजन्स है। इस वाले रीजन में जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। तो आई होप एक मैथमेटिकल डेटा है, इस डेटा की हेल्प से आप कह सकते हो कि किस सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी किस रीजन में लाइज करती है। ये डेटा है, बस आप लोग को याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी बोर्ड के एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो बैड कंडक्टर्स का रीजन कहाँ से होगा 10 to the power -20 टू 10 to the power -10। सेमी कंडक्टर का जनरली होता है 10 to the power -6 टू 10 to the power 4 और 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power 7 ये होते हैं कंडक्टर्स के लिए। जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 7 के ऑर्डर का होगा उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स इसमें आते हैं आपके कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है सो गुड कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद ये देखेंगे कि आखिर कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में और ये इंसुलेटर्स में ऐसा क्या फेनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज काफ़ी अच्छी है, इन लोगों की कंडक्टिविटी काफ़ी कम है। क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए कंडक्टर्स के पास होते हैं क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जनरली इसमें जो आते हैं वो मेटल्स आते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब सिर्फ हम ये बोल देंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करते हैं तो उसका मैकेनिज्म समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वह कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और सेमी कंडक्टर केस में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या फिर इसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती है। इन्हीं चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो पहले हम इसको करेंगे इरेज, उसके बाद देखते हैं। आप लोग इसको क्या करो, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर समझाते हैं आपको। आइए हम लोग समझते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स में। तो मेटल के केस में सभी लोगों को पता होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये है आपका न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बैठे हुए हैं। इसके बाद है आपका बहुत सारे सेल्स होते हैं, KLM इस टाइप के सेल्स होंगे। तो हम बात करेंगे वैलेंस सेल की, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बारे में बात करेंगे। तो वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में मेटल्स के केस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है जी। चलिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आपको ऐसे सेल में दिखेंगे, इनका भी एक रीजन है। वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सेल में कहाँ पे होते हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये आपका जो सेल है वो सेल एक अपार्टमेंट की तरह है, अ बिग बिल्डिंग अपार्टमेंट। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये जो सेल है वो बड़ा सा एक अपार्टमेंट है। मैंने इसको नाम दे दिया अपार्टमेंट। ओके जी। नाउ अब क्या होगा, इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो मैं उस फ्लैट्स को बना रहा हूं। समझ लीजिए कि ये जो बॉक्सेस है ये आपको एक फ्लैट दिखा रहा है।
और इन फ्लैट्स के अंदर में क्या होने वाले हैं, रूम होने वाले हैं। उस रूम को हम लोग दिखा रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक से। आपको जरूरी नहीं कि एक ही रूम होगा, बहुत सारे रूम हो सकते हैं। मैं डॉटेड रीजन दिखा देता हूं। ये जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हो, ये बेसिकली है क्या, अब इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या होने वाले हैं। सो ऑन, समझ लीजिए कुछ तरह का फिगर बनने वाला है। अब इस रूम के अंदर में क्या होते हैं, पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं। तो उस लोग के केस में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस रूम में रहने वाले हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। हो सकते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अब समझिए इस अपार्टमेंट को, जो ये अपार्टमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, या फिर इसी को बोलते हैं सेल, कक्ष। और ये जो आप देख रहे हो अंदर में जो आपका फ्लैट है, इस फ्लैट को बोलते हैं सब ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको, सब ऑर्बिट, या फिर इसको बोलते हैं सब सेल, सब सेल। और ये जो फ्लैट के अंदर में जो आप रूम्स देख रहे हो, ये रूम बेसिकली क्या है, ये है आपका, अगर हम डेली लाइफ की बात करेंगे तो इसको रूम बोलेंगे। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का होम कहाँ है, एक्चुअल होम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल होम होता है। इस ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो होते कहाँ पे हैं, इसके ऑर्बिटल्स में होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से ये समझिए। तो अगर हम ये मेटल की केस की बात कर ले या फिर कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें अगर हम सैंपल उठाएंगे, सपोज कीजिए कि आप सैंपल उठा रहे हो आयरन का, तो क्या इसमें सिर्फ एक ही आयरन एटम होगा, नहीं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयरन एटम्स होंगे। ऐसा हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन एटम्स होने वाले हैं। तो एक आयरन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसके बगल वाला आयरन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो ऑलमोस्ट जो सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे अगर इस रूम की एनर्जी और इस रूम की एनर्जी सेम होने वाली है, एक एटम की बात करेंगे तो इस एटम की लेंगे तो हम ये वाला रूम ले लेते हैं, और सेकेंड वाले की बात करेंगे तो ये वाला रूम ले लेते हैं। अगर सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जिसकी एनर्जी सेम है, वो आपस में ज्वाइन करके ग्रुपिंग करके बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे इस फ्लैट में ये वाला रूम और ये वाला रूम मिलकर के एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एक एटम की बात करेंगे तो वही एक से ज़्यादा एटम्स की बात कर ले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेंगे, उसमें बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ग्रुपिंग करके बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे grouping of atomic orbital having equivalent energy level form molecular orbital। बातें ध्यान आनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, अभी एक एटम के केस में ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब बहुत सारे एटम्स होंगे वो सारे के ऑर्बिटल आपस में ग्रुपिंग करके बनाएंगे क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, समझ लिए ध्यान से कि ये है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर, थोड़े से नीचे या फिर थोड़े से ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कि एक जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक एटम के केस में ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे वाले केस में ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, तीसरे वाले में ये एटॉमिक ऑर्बिटल होने वाला है। इसी तरह से वो आपस में ग्रुपिंग करेंगे, तो उनके ग्रुपिंग करने से बनता है बैंड। इसको क्या बोलेंगे, बैंड। तो बैंड बेसिकली क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ही है आपस में ग्रुप किए हुए हैं। ये जो बैंड बन रही है वो बैंड कैसे बन रही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं बैंड। जैसे ये समझ लीजिए कि आपका ग्रुप कैसे बनता है,
आप हो, आपके क्लासमेट्स होंगे जिसकी एनर्जी आपके जैसी होगी, आपके लेवल का होगा, आप लोग मिल करके अपना एक बैंड बना लो, वही चीज़ें हैं। तो जो एनर्जी लेवल में सेम होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनसे मिलकर बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाता है बैंड। तो होता क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन जनरली वैलेंस शेल के वैलेंस बैंड में होते हैं। कहाँ पे होंगे ये? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। बात समझिएगा गौर से, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे। जैसे ये सब वैलेंस सेल की हम बात करें, वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। और वैलेंस बैंड के ऊपर वाले एनर्जी लेवल को, या फिर जिसके इसके ऊपर में जो एक बैंड होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाएगा इसको? कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। और जो सारा कंडक्टिविटी का खेल है, जो गेम है, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ही है कि कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इसको बहुत धीरे से और आराम से समझेंगे। हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सो एटम में कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिटल का क्या रोल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बैंड कैसे बनाया गया, इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे हैं और उन कंडक्शन बैंड क्या होता है। अब समझिए बात को। मैं यहाँ पर 2-3 फिगर बनाने जा रहा हूँ, उस फिगर से ही आपको समझना है कि क्या होगा। देखिए, ये है सबसे हाई एनर्जी लेवल वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये इसके नीचे वाला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंट्रिंसिक अंदर वाला हो गया। हमको सिर्फ इसी दोनों से मतलब है। होगा क्या, वैलेंस बैंड में आपका है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तब तक आपकी कंडक्टिविटी नहीं होगी। कंडक्टिविटी होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी है। और यहाँ कंडक्शन बैंड में आने, कंडक्शन बैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों के बीच का जो ये रीजन देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन। क्या बोलेंगे इसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या फिर इसको बोल सकते हो सिंपल टर्म में एनर्जी गैप भी आप कह सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये हमारा हुआ वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। ये हमारी एक डिमेरिट है। अगर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन जोन जिसको कह लीजिए, वो ज़्यादा होगा। तब अगर ये दोनों आसपास होंगे या दोनों ओवरलैपिंग होंगे तो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर मान लेते हैं कि ये है हमारा कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जाना है किसमें? कंडक्शन बैंड में। और ये एनर्जी गैप ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, थोड़ा सा एनर्जी गैप है। तो ऐसा हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल दैट सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंच जाएंगे और इन दिस सिनारियो आपको थोड़ी मोड़ी इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी या फिर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब इन्हीं के बेसिस पे समझेंगे कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में एनर्जी गैप कैसे होता है और किस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए पहले इसको इरेज करेंगे, फिर समझेंगे। आइए बैंड थियरी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझेंगे कि मेटल्स के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर्स के केस में किस तरह से बैंड थियरी हमें हेल्प करेगा कंडक्टिविटी को समझने में। देखिए,
ये है आपका मेटल्स का सिनारियो। मेटल का सिनारियो में क्या होगा, जो ये आपका वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, वो वैलेंस बैंड जो होगा वो हाफ फील्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियली फील्ड बैंड। ये हाफ फील्ड भी हो सकता है या थोड़े भरे होंगे, थोड़े से खाली होंगे। एक सिनारियो तो ये हो सकता है। सेकेंड सिनारियो ये हो सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप इतनी कम होगी कि ऐसा महसूस होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर चुका है। इसीलिए मैंने ये जो रीजन दिखाया है ये है आपका ओवरलैपिंग रीजन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओवरलैपिंग रीजन। और जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे तब इसके अंदर जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा कि आपको कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, हाई कंडक्टिविटी होने वाला है। कब? मेटल्स के केस में, क्योंकि इसमें या तो वो पार्शियली फील्ड होगा या फिर दोनों ओवरलैप होंगे। कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और हम आपको बताए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड होगा तब आप समझना कि कंडक्टिविटी मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं। अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ये वैलेंस बैंड है तो ये तो फिल होगा ही इलेक्ट्रॉन से, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बना देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वैलेंस बैंड के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के जो एनर्जी गैप है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कम होती है। इस वाले केस में तो होता ही नहीं है, न के बराबर। और इसमें बोलेंगे स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के ऊपर मूव कर जाती है, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी वाले बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी आपको शो होने वाले हैं। तो सेमी कंडक्टर के केस में जो थोड़ी मोड़ी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है वो इसी रीजन से मिलती है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर क्या होने वाला है, फिगर से ही क्लियरली हमको दिख रहा है, ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज एनर्जी गैप। और लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर पाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड होगा नहीं तब तो ये कंडक्टिविटी को शो ही नहीं करेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट इंसुलेटर्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी गैप है इसी को कहा जाता है फॉरबिडन जोन या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये दोनों टर्म सेम है। अब हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये जो मेटल्स वाला है और इंसुलेटर्स वाला है ये तो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल सा डिस्कशन था जो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़े होते हैं। लेकिन इस 12th क्लास में सॉलिड स्टेट के अंदर हमें सेमीकंडक्टर्स के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन अभी करना है। अब देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के केस में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे समझिए अभी यहाँ पर क्या होगा, लिटिल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी आपको मिलेगा, बट ऐसा कुछ उपाय लगाना है हमको, तरीका ढूंढना है जिस तरीका के बाद हमें इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिले या फिर कंडक्टिविटी मिले। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल पहले समझते हैं कि कौन कौन से आते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। इसके अंदर आपको मिलने वाला है सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो फेमस सेमीकंडक्टर्स हैं। अब ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है इनमें क्या होता है थोड़ा बहुत आपको कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करनी है। तो इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। और वो इम्प्योरिटी जो हम ऐड करेंगे वो किस तरह की इम्प्योरिटी होगी उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जब इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड नहीं हुई है तब।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। क्या कहेंगे इसको? डोपिंग, DOPING, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल मिक्स सम इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इनहांस इस कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। तो चलिए हम देखते हैं डोपिंग क्या है और कैसे करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होगी, कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है और उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस of mixing some impurity in the intrinsic semiconductor in order to enhance its conductivity। अच्छा जी, चलिए देखते हैं डोपिंग अगर हम करेंगे तो डोपिंग कैसे करेंगे। डेफिनेशन के लिए, नोट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। हम ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं। ऐसा हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोग हमें कॉल करके बोलते हैं सर 11th वाले को तो हर चीज़ लिखते हैं और हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। आप लोगों को भी लिख करके देंगे, बिल्कुल देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जो भी चैप्टर आएगी बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि लिखने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए, ठीक ना। अब देखो डोपिंग कैसे करेंगे। डोपिंग करने के लिए हमें दो चीज़ फॉलो करते हैं। पहला चीज़ जो है वो होगा कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एग्जाम्पल्स हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे, तो बोलेंगे एडिंग या फिर मिक्सिंग भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। एक तरीका ये है कि उसके अंदर आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को मिक्स कर दीजिए। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ रही है। और जो सेकेंड चीज़ देखोगे तो शॉक मत होना, मैं पहले ही बोल देता हूँ, एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर डेफिसिट भी बोल सकते हो, डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। अब ये बात हजम नहीं होता है स्टूडेंट से कि जिस इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है आप उसको ऐड करोगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होने लगेगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होने लगेगी। अब इसी को समझना है, तो हम पहले बारी बारी से इसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा। अच्छा ये चीज़ ठीक है, पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी से हमारा मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो लोग अभी तक पीरियड टेबल याद नहीं किए हैं उनका तो ये है कि पहले पीरियड टेबल याद करो, एटॉमिक नंबर वाइज, ग्रुप वाइज, अदरवाइज बहुत पछताओगे बाद में। चलिए देखते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो बिलोंग्स करते हैं 4A वाले ग्रुप से। ये हमारा जो है 4A अमेरिकन सिस्टम में है। अगर आप आयुपैक की बात करोगे तो ये बिलोंग करते हैं 14 ग्रुप से। इसके अंदर आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये सारे इसमें आ गए। इससे ज़्यादा वाला जो आएगा हमारा होगा 5A, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। ये जो ग्रुप नंबर दिखता है ना, ये दिखाता है आपको कि उस एलिमेंट्स के अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4A है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5A मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। इसके अंदर आते हैं, अगर इसको हम बात करेंगे आयुपैक के टर्म में तो ये आता है ग्रुप नंबर 15। और इसके अंदर आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये सारे चीज़ें आते हैं। और इससे हमको कम लेना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला, तो इसके अंदर क्या आने वाले हैं, वो आएगा 3A वाला। तो 3A के अंदर आते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप नंबर 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये जो ग्रुप 13 वाला है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, और ये जो ग्रुप
5A वाला है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। अब इसमें से भी हम सभी को नहीं उठाएंगे, हम जो उठाते हैं वो जनरली फास्फोरस लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच वाले में से और आर्सेनिक लेते हैं, इन दोनों को यूज करेंगे। और इसमें आप यूज कर सकते हो, चाहो तो एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो, चाहो तो गैलियम यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स नाउ। और ये तो आपको मालूम ही है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, आपका सेमीकंडक्टर्स है। तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में पहले ले लेंगे फास्फोरस को या फिर आर्सेनिक को और देखेंगे कि कैसे ये इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। फिर देखेंगे एक बार उठा करके सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को भी आप ले सकते हो, उसमें एल्यूमिनियम मिला लो या फिर गैलियम मिला लो, फिर चेक करेंगे कि किस तरह से वह उसकी जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो बारी बारी से हम देखते हैं। ध्यान रहे, जब ये हम लोग मिलाएंगे 13A ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम या गैलियम, तब जो बनने वाला होता है सेमीकंडक्टर उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम इसको ऐड करेंगे 5A वाले ग्रुप को सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो क्या आने वाला है, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के बाद जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा हुआ है इसको तो अभी क्लियर करेंगे ही। पहले ये समझ लीजिए कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को तब आपका बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कैसे कैसे होगा। पहले ये समझ लीजिए, अब हम इसको कर रहे हैं इरेज। आपको क्या करना है, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये जो हम पहले बनाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको आ जाएगा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो हमने आपको बोला है कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ये दोनों हैं 4A ग्रुप वाले। तो 4A ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितना, 4। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल्स के लिए जर्मेनियम ही लेके चलिए। तो ले लीजिए जर्मेनियम, बगल में एक जर्मेनियम, फिर आएगा इसके पास जर्मेनियम। अगर आप सैंपल उठाते तो बहुत सारा जर्मेनियम मिलने वाला है आपको, बिल्कुल मिलेगा। जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखाते हैं, दूसरे वाले को यहाँ पे दिखा रहे हैं, तीसरे को यहाँ पे और चौथे वाले को यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी तरह से सबका होने वाला है, तो दिखाइए, इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी क्या हो रही है वो देख लेते हैं पहले, तभी तो समझ पाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जो ये डॉटेड लाइन डॉटेड दिखा रहे हैं पॉइंट, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और आप सभी लोगों को पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हर कोई चाहता है कि हम ऑक्टेट को फॉलो करें। तो ये देखिए ध्यान से, जब सैंपल को देखोगे तो ये अपने आजू बाजू वाले से बॉन्डिंग करके कुछ इस तरह का ऑक्टेट फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ही नहीं, कि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड मेकिंग में यूज हो चुके हैं। जब ये सारे सभी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड मेकिंग में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा, इसके अपना बगल वाले से इधर से हर कोई यूज हो जा रहा है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो क्या वो आपको कंडक्टिविटी को शो करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा जो इलेक्ट्रॉन्स इक्का दुक्का बच जाएगा वही कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर कुछ ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड मेकिंग के बावजूद भी खाली रह जाएंगे, फाजिल जिसको कह लेते हैं एक्स्ट्रा, वही हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। तो हम करेंगे क्या, इस वाले जर्मेनियम को हटाइए और यहाँ पर मिला दीजिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो चलिए मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और समझते हैं क्या होने वाला है। तो पहले तो हम जो था जर्मेनियम का वो तो दिखा दें एटलीस्ट। तो ये जर्मेनियम का ऑलरेडी दिखाया हुआ है। हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक को अलग कलर से दिखाता हूँ। देखिए आर्सेनिक है आपका 5A ग्रुप वाला। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच की बात कर रहे हैं। तो जब हम आर्सेनिक को यहाँ पे डालेंगे,
आपको तो मालूम ही है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी होती है। इसके पास होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक मैंने यहाँ दिखाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, अब 5वां इधर भटक रहा है। ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हो। चलो भाई आप बॉन्ड बना लीजिए, मान लेते हैं आप यूज हो गए, आप भी यूज हो गए, आप भी यूज हो गए। अभी भी तो हमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आप देख रहे हो ये है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन भटकेगा। इसी के भटकने की वजह से, मूवमेंट की वजह से आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। बातें समझ में आ गई? इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रेस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो कंडक्टिविटी बढ़ती है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और ये कैसे हुआ है ये इस फिगर से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ये तो समझ में आ गई, ये तो काफ़ी सिंपल भी लग रहा था, पहले ही क्लियर हो चुकी थी। लेकिन अब बात उठती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, अगर यहाँ पे हम लोग आर्सेनिक ना लेकर के एल्यूमिनियम लेते या फिर गैलियम लेते जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके कंपैरिजन में, तो वो कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के बगल में जस्ट एक और फिगर लेते हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो फटाफट जर्मेनियम का एग्जाम्पल लिए, तो जर्मेनियम उठा लीजिए, फिर इसका जो भी है वो हम दिखा देते हैं। सैंपल्स है तो ध्यान रहे बहुत सारे एटम्स होने वाले हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं, तो आराम से दिखाइए जितना दिखाना है। इतना तो टाइम है नहीं कि चित्रकारी किया जाए अच्छे से। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, नोट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेस, इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। इसके बदले में हम यूज कर लेते हैं गैलियम को, चाहो तो एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं गैलियम में क्या होने वाला है। गैलियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग्स करते हैं, तो मैंने इसका ब्लू कलर से दिखा दिया। ठीक है, आप आ जाइए, यूज हो जाएंगे, आप भी यूज हो जाएंगे इनके साथ और आप भी यूज हो जाएंगे इनके साथ। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये जो ब्लैक वाला डॉटेड है वो हमारा जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम का है, जर्मेनियम का है और जर्मेनियम का, और ब्लू वाला जो है वो है गैलियम का। ये तीनों तो यूज हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके पास तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और वो 4th इलेक्ट्रॉन जब इसके पास नहीं है तो ये तो बॉन्ड बना नहीं पाएगा। तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम ऐसा कहेंगे कि इनके ये पास जगह क्या है? खाली है। तो मैं इसको सर्कल से दिखा रहा हूँ। ये जो सर्कल आप देख रहे हो गैलियम के नीचे, ये क्या दिखा रहा है? वैकेंट स्पेस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। दिखाएंगे, वैकेंसी दिखा रहा हूं मैं। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो तो बॉन्ड बना नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? समझिए सिनारियो को। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इसके बगल में जो इसके विसिनिटी में एटम्स होंगे वो उनका इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करने के लिए आएगा। समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने के लिए इसको आया। ठीक है, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने के लिए इसको आएगा तो वैकेंसी अब कहाँ पे हो जाएगी? अब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। आप समझ रहे हो? अगली बार क्या होगा? जब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो इसके बगल वाला आएगा इसको फिल करने के लिए, तो क्या होगा? वैकेंसी अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो फिर इसके बगल वाला एटम भेजेगा इलेक्ट्रॉन कि चलिए भाई आप जाइए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे। इस तरह से क्या हो रहा है? आपका वैकेंसी आगे की तरफ बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए कि ट्रैफिक जाम लगी हुई है और यहाँ पे इस तरह से स्पेस है, आगे यहाँ पर बैरियर गिराया गया है, इसके पीछे बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो लाइन में जाम में फंसा हुआ है।
ठीक है जी। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है सिनारियो। जब आप इस बैरियर्स को हटाओगे, सपोज कीजिए कि अभी हम इस बैरियर को लगाए हुए हैं, इस बैरियर को जब हटाएंगे तो क्या होने वाला है, कुछ ऐसा सिनारियो नहीं होने वाला है कि ये व्हीकल आएगा इस जगह पे। जब ये वाला व्हीकल कार जो है सो ये आगे की तरफ बढ़ेगी बैरियर हटने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तब पीछे वाला कहेगा कि हम भाई आगे बढ़ते हैं, तब ये यहाँ पे आएगा। जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये बोलेगा कि चलो अब हम भी आगे बढ़ जाते हैं। जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। इसी तरह से ना प्रोसेस आगे की तरफ प्रोसीड होगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारा व्हीकल आगे जा रहा है। इस सिनारियो में व्हीकल्स जो हैं, कार मान लीजिए, वो आगे की तरफ मूव कर रहे थे, मूव्स अहेड कह लेते हैं, मूव्स अहेड। तो हमारा जो होल है या जो वैकेंसी है वो पीछे की तरफ जा रही है, तो बोलेंगे वैकेंसी मूव्स बैकवर्ड, बैकवर्ड। चाहे कार आगे जाए या फिर ये आपका वैकेंसी पीछे जाए, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि रास्ता क्लियर होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे है। चाहे होल इधर जाए या इलेक्ट्रॉन इसके पीछे वाले डायरेक्शन में जाए, इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। वही चीज है इस सिनारियो में भी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना जी। तो इस सिनारियो में भी आपका कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें होल क्रिएट हो रहा है और ड्यू टू होल यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करके उस होल को फिल करने के लिए जो नाइबरिंग एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उस वाले पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इस तरह के सेमी कंडक्टर्स को हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो कैरियर है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो वो क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। और आपसे पूछा जाए कि पी टाइप सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, तो हम आपको बोलना है ड्यू टू होल। अच्छा एक चीज हमको बताइए, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इधर जाना मतलब निगेटिव चार्ज का इधर जाना, तो हम इसको उल्टा तो ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इधर आना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम उसको अपोजिट में बोल सकते हैं पॉजिटिव इधर आ रहा है। तो आप चाहो तो इस होल को समझ लीजिए, होल में है कुछ नहीं, एकदम खाली जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज इधर जा रहा है। वही चीज है। तो जनरली बुक्स में या आप लोगों को देखने को मिलेगा कि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो कह सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इल्यूजन टाइप का चीज है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना। तो ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो गई हमारी क्लियर कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है और कैसे इनका फॉर्मेशन क्या आता है और किस तरह के सब्सटेंसेस को मिलाने से किस तरह की सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा और उनकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। अब आपके बुक्स में इसका कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है डायोड के केस में, रेक्टिफायर के केस में, सोलर सेल्स बनाते हैं वहाँ पे भी डायोड यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स का यूज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जैसे आपका मोबाइल सेल हो गया और जब उसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो अंदर में आपको दिखेगा चिप टाइप का, मदरबोर्ड टाइप का, वो सब चीज़ें, लैपटॉप में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली बनता कैसे है, देखिए सैंडविच तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्रांजिस्टर का। एक लेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा लेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर और इनके बीच में सैंडविचिंग किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो आप चाहो तो आपकी मर्जी है, ये एक लेयर हो गया, इसके ऊपर अलग तरह का सेमीकंडक्टर डाल देंगे और फिर उनके ऊपर सेम तरह का सेमीकंडक्टर डालेंगे। इस तरह से जो बनेगा वो बोलेंगे हम लोग क्या, कि ट्रांजिस्टर बन रहा है। तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा आपका एन, फिर पी और फिर एन, NPN मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों तरफ से हैं और बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, सैंडविच कर दिया, सैंडविचिंग किया गया है। और एक दूसरा होता है PNP टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप लोगों को बुक में सिंपली इसको रीड कर लीजिएगा एप्लीकेशंस को। वैसे जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को फिर से डिस्कस करना है, वहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग।
तो वहाँ पे इसका पार्ट है। अभी सिंपली बुक से क्या करना है, इसको रीड कर लेना, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ था वो ऑलमोस्ट क्लियर है। आप लोगों को करना ये है कि बुक से रीड करना है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है उसमें, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंसेस को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है हर एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर होंगी, और वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं वो आता कहाँ से, डेवलप कैसे होता है, उस चीज़ को समझते हैं। तो हम बोलेंगे एवरी सॉलिड सब्सटेंसेस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट एंड दिस प्रॉपर्टीज डेवलप ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्या है, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होने वाले हैं। एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और आप सभी को अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस मान लीजिए ये है, तो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन करेगा, इस तरह का मोशन करने वाला है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस सर्कुलर मोशन की वजह से ही इसके अंदर क्या आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। इसको समझते हैं, कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है इसका सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, और एक होता है इसका स्पाइनिंग मोशन एट इट्स ओन एक्सिस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन भी करेगा, और अपने एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये क्या करेगा, स्पाइनिंग मोशन भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन हो गया, एक हुआ स्पाइनिंग मोशन, स्पाइनिंग मोशन। कुछ अर्थ वाला केस चल रहा है, अर्थ भी ऐसा ही करता है ना, कुछ अपने ऑर्बिट पे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों चीज़ होती है, वही चीज़ इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन कह लीजिए या फिर सर्कुलर मोशन कह लीजिए, रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो गया, स्पाइनिंग मोशन। अब इन दोनों मोशन की वजह से सब्सटेंस के अंदर आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। ये है आपका न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। जब आप लोग फिजिक्स में जाओगे 12th क्लास में, अभी तो आ ही चुके हो, कहने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ाएंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोई भी चार्ज या फिर करंट कैरिंग वायर अगर वो लूप में है तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन पे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा है ना सर्कुलर मोशन। तो ऐसा मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो ये अब लूप बनाएगा, इसको बोलेंगे करंट कैरिंग लूप। ये जो लूप बन रही है इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं ब्लैक कलर से, टाइनी मैग्नेट। और ये जो टाइनी मैग्नेट कट का रीजन क्या हुआ, इसका सर्कुलर मोशन और इसका स्पाइनिंग मोशन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी, हम लोग जनरली मेजर करते हैं बोर मैग्नेटन में। किस में यूज करेंगे, बोर मैग्नेटन में। लेकिन आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है 9.27 इंटू, दिख रहा है ये आप लोगों को, 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। हालांकि इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेटा दिया हुआ है, आप समझ सकते हो ये चीज़ें हैं। तो होगा क्या, जब कभी भी कोई चार्ज अगर लूप में काम कर रहा हो तो उसके आसपास में क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। यहाँ पे चार्ज के बदले में इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक लूप बना रहा है, तो यहाँ पे ये काम करेगा एज ए मैग्नेट की वजह से। और इन्हीं दो मोशन की वजह से क्या होती है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। अब जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर इस सब्सटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो जो कैटेगरी है, फर्स्ट है हमारा पैरामैग्नेटिज्म। दिस इज द प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये ISM लग चुका है, इसका मतलब ये प्रोसेस की बात हो रही है। और ये सब्सटेंस आते हैं उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
सेकेंड है डायामैग्नेटिज्म, और इसके अंदर जो सब्सटेंस आएंगे उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके आता है फेरोमैग्नेटिज्म, और इसके अंदर जो सब्सटेंस आएंगे उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिज्म, अब समझेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म के अंदर कौन सा सब्सटेंस आती है और इसमें होता क्या है। सपोज कीजिए कि ये इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लाओगे ना तो वीकली अट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हूँ और आप हो क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो अगर आप मेरे फील्ड में आओगे तो हम आपको अपनी तरफ धीरे धीरे खींचेंगे, स्लोली वीकली अट्रैक्ट किए जाओगे। तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर आते हैं O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स को याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को राइट डाउन कर दिया है, आपको ये याद कर लेना है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं। इनका रीजन क्या है, इनका रीजन ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं, क्लास 12 में तो बस ये थोड़ा सा दिया हुआ, क्लास 11 में बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में किया गया है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है और वो वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं। अब डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस क्या होंगे, वैसे सब्सटेंसेस जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये वीकली रिपेल्ड किए जाएंगे। वीकली मतलब रिपेल करेगा बट ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप चले जाओ चुपचाप यहाँ से आराम से, ये चीज़ें हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर आएंगे आपको H2O, NaCl, C6H6, बेंजीन वगैरह, ये सब आते हैं किसके अंदर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर। ध्यान रहे जब आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये एज ए मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो ही उसको आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे फिर से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब फिर से नॉर्मल बन जाएगा वो। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं रिपेल किए जाते हैं। रिपेल करने का रीजन क्या है, रिपेल करने का रीजन ये है कि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या बोलेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सब क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, इसीलिए वीकली रिपेल किए जाते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब जिसको देख लेकिन आज तो ले ही लेंगे इस तरह से। तो ये क्या चीज़ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर आएंगे आपको आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलाइनियम, CrO2, ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे इसके अंदर भी आपको बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे फिर भी ये मैग्नेटाइज रहेंगे। वंस यू पुट इट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे जब आप इसको डाल दोगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ये चीज़ें इसको समझने के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर से समझेंगे। एक टर्म आता है डोमेन, जो आपके NCERT बुक में रिटन है। डोमेन क्या है, देखिए जो भी मेटल है जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, इनके चार्ज को जैसे Fe2+ हो गया, Fe3+ हो गया, इन सब के ग्रुप को डोमेन कहा जाता है। जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, अभी हम एक फिगर ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक सैंपल है, आयरन का ही सैंपल ले लेते हैं। उसके अंदर तो बहुत सारे आयरन के एटम होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो Fe2+, Fe3+ बनेंगे। तो हम बात करेंगे आयन का, मतलब Fe2+ या Fe3+ के कोई भी चार्ज की बात करेंगे। तो बहुत सारे चार्ज हैं तो वो एक दूसरे के साथ ग्रुप करके ज्वाइनिंग करके बनाएंगे डोमेन।
जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कोई अपना इधर घूम रहा होगा इस तरह से, तो किसी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, कोई इधर होगा तो कोई इधर घूम रहा होगा। मतलब किसी के ऊपर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और सब मिलकर के ओवरऑल कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को, एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको डालोगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, हर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा। ये सिनारियो कब है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं है तो कोई स्टूडेंट डेस्क पे बैठे हुआ है, कोई बेंच पे बैठे हुआ है, कोई बोर्ड पे आकर चित्रकारी कर रहा है, कोई प्रोजेक्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई इस बोर्ड पे लिखे जा रहा है। ये सब क्या होती है, अनडिसिप्लिन चीज़ें। वही चीज़ यहाँ पे क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हर एक जो डोमेन का डायरेक्शन है वो इधर है उधर है घूम रहा है। लेकिन जब आप इसको डालोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे और इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जो एरो मार्क हम दिखा रहे हैं ये बेसिकली हम डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक का जो डोमेन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, ओरिएंट हो गया। ये वाला चीज़ हमको देखने को मिलता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, आप देख सकते हो बिल्कुल। जब हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इनका जो डोमेन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ डोमेन इस तरह से देखने मिलेंगे और कुछ इसके अपोजिट में, कुछ अपवार्ड कुछ डाउनवार्ड, अपवार्ड डाउनवर्ड। ये क्या दिखा रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि एक दूसरे के असर को, इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर इसका मोमेंट ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं इसका नीचे की तरफ है, तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इन दिस केस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में डोमेन्स विल कैंसिल एच अदर इफेक्ट्स, दैट्स वाई ये आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर। इसका एग्जांपल्स है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। अगर हम बात करेंगे फेरी मैग्नेटिज्म या फिर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, इसके केस में अगर हम डोमेन बनाना चाहेंगे तो इनका भी डोमेन कुछ बनेगा उसी तरह से। देख लीजिए, हम डोमेन से ही आपको समझाएंगे कि क्या होने वाला है। जब इस वाले फिगर को आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है इनका जो डोमेन है अनइक्वल नंबर है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। नो डाउट ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, कुछ ऊपर वाले हैं कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। लेकिन जब आप ओवरऑल बात करोगे, जब पूरे सैंपल की बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि ओवरऑल अगर ये इसको कैंसिल आउट कर लेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर लेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर लेगा, फिर भी आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये वैल्यूज बच गई, ये भी वाली वैल्यूज बच गई और ये भी वाली वैल्यूज बच गई। इस केस में आपको कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, टोटल कैंसल आउट नहीं होंगे। किस केस में, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में होगा टोटल कैंसल आउट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। और फेरोमैग्नेटिक के केस में तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं अगर इसको भी आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये भी क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसको हिट करोगे, किसको, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो ये बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यही सब चीज़ें हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर जो हमें पढ़ना था। इस तरह से हमारा NCERT जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसका एग्जांपल्स है फेरीमैग्नेटिज्म का मैग्नेटाइट Fe3O4 और कुछ फेराइट्स जैसे कि मैग्नीशियम फेराइट्स एंड जिंक फेराइट, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि NCERT बुक हमारा NCERT लेवल कंप्लीट हुआ है, JEE लेवल और नीट लेवल तो अभी बहुत कुछ बाकी है, तो वो तो हम लोग देखेंगे ही अपने जो ओरिजिनल क्लासेस होते हैं वहाँ पे। इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो। इसके बाद अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, NCERT के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं या जो भी एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसकी वीडियोज़ भी हम आप लोगों को अपलोड करेंगे। उसकी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी तक जितना पढ़ाए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को अप टू डेट रहना है। कल की जो डाउट क्लासेज होंगी पहले हम उसमें पूछेंगे, उसके बाद ही हम NCERT का
सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वीडियोस के फॉर्मेट में, जिसमें कि पूरा क्वेश्चन होगा इन टेक्स्ट से लेकर के एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक। उसमें काफ़ी मेहनत लगने वाला है और काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आप लोग अच्छे से कीजिए। फिर जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं एनसीईआरटी का, उसमें हम हर एक पॉइंट लिखेंगे। वो हम मान के चलेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी रहेगा। ये तो हम समझते हैं कि सभी लोगों को समझ में आएगा। इसमें हम कुछ कुछ चीज़ लिख दिए हैं। नोट्स और असाइनमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।